Hello everyone. So welcome back to my channel and to this particular video. I'm your भावना मैम and आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है एंड नीट में इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको एज अ नीट एस्पिरेंट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो ये पूरा वीडियो आप पूरा आराम से देखिएगा, डू नॉट स्किप एनी पार्ट, सो दैट आपको हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन देन। स्टार्ट विद द टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस एंड उसमें स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें जो बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ फैराडेज के 2 लॉज हम अगर याद कर लेते हैं तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आज का ये वीडियो है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आई नो एज अ नीट एस्पिरेंट जो फैराडेज लॉ का पोर्शन है, फैराडेज के दोनों लॉज उनके बेस पे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाते होगे। तो यहाँ पे 2 जो लॉज हैं, अगर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो आप तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, लॉ नंबर 1 विच इज W इज इक्वल टू ZIT एंड सेकेंड जो लॉ है फैराडे का, उसके बेस पे जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं आप ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई करके सॉल्व कर पाते हैं। सो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है। अगर यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पे हम लोग अलग से एक वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, उस पर बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आप समझिए, कोई भी मेरे पास मेटल आयन है, उस मेटल आयन, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लिया, तो सोडियम Na+ है यानी यूनिवेलेंट स्पीशी है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये सोडियम एटम में चेंज होगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास एक सोडियम प्लस आयन है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो मुझे यहाँ से 1 एटम सोडियम का मिलेगा, राइट। लेकिन हमारे पास जो मासेस हैं वो तो मोलर मासेस हैं, हमने एक एक एटम का मास याद नहीं किया, हमने मोलर मास याद किया है। यानी मुझे इसमें रिलेट करना पड़ेगा 1 मोल सोडियम आयन को। सो 1 मोल सोडियम आयन विल एक्सेप्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर एक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल सोडियम आयंस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, जिससे आपको मिलेगा 1 मोल सोडियम मेटल, राइट। तो बहुत ही ईजी है, लॉजिकली आप ये रिएक्शंस लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अब इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना बेटा, इसी को बोलते हैं मोलर चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है दैट इज नोन एज मोलर चार्ज, और इसी को आप बोलते हैं फैराडे। फैराडे की जो वैल्यू है वो है 96500 कूलम। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मतलब आपने एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, विच इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब आप ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आता है दैट इज समवेयर क्लोज टू दिस 96500 कूलम। तो फैराडे के टर्म्स में जब बात होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मोलर चार्ज है। तो मैं ऐसे भी बोल सकती थी इस रिएक्शन में कि 1 मोल सोडियम आयंस 1 फैराडे चार्ज एक्सेप्ट करते हैं और मुझे 1 मोल सोडियम एटम मिलता है। यानी जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं इसको 1 फैराडे बोल सकती हूँ। क्लियर, क्योंकि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही मोलर चार्ज कहलाता है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, लेट्स सपोज आपको बोल रहे हैं कि 2 फैराडे चार्ज आपने पास किया सोडियम से, तो आप सीधा एक इक्वेशन पे फोकस करिए और देखिए कि अगर 1 मोल यानी 1 फैराडे से 1 मोल सोडियम बनता है, तो अगर मैं 2 फैराडे चार्ज पास कर रही हूँ तो कितना सोडियम बनेगा, 2 मोल। तो उसके अकॉर्डिंग आप तुरंत उसका वेट भी बता सकते हो, क्योंकि 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम्स है। तो अगर आपको 2 फैराडे चार्ज पास कर रहे हो तो 2 मोल सोडियम यानी 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम मिलेगा। तो आपने एक्चुअल में फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज नहीं किया और डायरेक्टली आपने आंसर निकाल दिया। तो अगर क्वेश्चन बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस का है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है जो आपको विद इन सेकेंड्स करना है, तो वहां पे इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। एक और केस लेते हैं, इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे मैंने कैल्शियम का रिएक्शन लिखा,
अगर आपको समझ में आया है तो आप खुद भी इसको रिलेट करके देखो साइड बाय साइड। अगर मेरे पास एक कैल्शियम प्लस टू आयन है तो वो एक कैल्शियम प्लस टू आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और मुझे यहां से एक एटम मिलेगा कैल्शियम का। ये रिएक्शन से यही समझ में आ रहा है। अगर मैं 1 मोल कैल्शियम प्लस टू आयंस ले लेती हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स कितने देने पड़ेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? मुझे 2 फैराडे चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके इसमें 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होगा, राइट। सो 1 मोल कैल्शियम, अगर वो मोलर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आप 1 मोल बोल सकते हो। अगर वो मास के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो आप इसको मास के फॉर्म में भी बता सकते हो कि 2 फैराडे चार्ज पास करने से कैल्शियम बनता है 40 ग्राम्स। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप यूनिटरी मेथड लगा के जो भी क्वेश्चन में दिया है निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में वो आपको बोल दें कि बेटा हमने तो 1 फैराडे चार्ज पास किया है तो बताओ कितना कैल्शियम बनेगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 2 फैराडे से 40 ग्राम्स बनता है तो 1 फैराडे से कितना बनेगा? 20 ग्राम्स, राइट। क्लियर है। अब यही चीज एल्यूमिनियम के केस में समझते हैं। एल्यूमिनियम में अगर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अगर मैंने 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 लिया तो मुझे यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी 3 फैराडे का चार्ज देना पड़ेगा। यानी मुझे मिलेगा यहाँ से, आफ्टर गिविंग दिस आई विल गेट 1 मोल एल्यूमिनियम। सो 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 फैराडे चार्ज को एक्सेप्ट करके 1 मोल एल्यूमिनियम बनाते हैं। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि हमने तो 1 फैराडे चार्ज पास किया तो बताओ एल्यूमिनियम कितना बनेगा, तो आपको पता है 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम बनता है, तो 1 फैराडे से कितना बनेगा बेटा? 1/3 मोल एल्यूमिनियम बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया है आप यूनिटरी मेथड लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर वो मास में बात कर रहे हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम, और अगर वो आपको इसके लिए मास निकालने को बोलते हैं तो 27 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा 9 ग्राम्स। तो बहुत ही इजीली विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी फॉर्मूला आप सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अभी भी ना ये मत समझना कि सब हो गया, अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टू द एंड ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, राइट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास लेट्स सपोज कॉपर का ये रिएक्शन है और मुझसे पूछा जा रहा है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, आई वांट यू टू पॉज द वीडियो राइट नाउ, एंड जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आपका क्या आंसर आया था, क्या आप सही आंसर निकाल पाए थे या नहीं निकाल पाए थे। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई पास 4 फैराडे चार्ज, तो आपको बताना है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। दिस इज द क्वेश्चन कि आप कॉपर प्लस 2 के सिस्टम से 4 फैराडे चार्ज पास करते हो तो आपको कितना कॉपर मिलेगा। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल एक रिएक्शन लिखना है कि यहाँ पे 1 मोल कॉपर प्लस 2 में मुझे चार्ज देना पड़ता है 2 फैराडे का, क्योंकि मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहेंगे। सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडे का चार्ज मैं जब देती हूँ तो मुझे यहाँ से मिलता है 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर मैं इसको 4 फैराडे पास करती हूँ तो मुझे कितना कॉपर मिलेगा? 2 फैराडे से 1 मोल मिल रहा है तो 4 फैराडे से ऑब्वियसली मुझे डबल मिलेगा। यानी इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ कॉपर। अब क्वेश्चन में मोल्स में बात कर रहे हैं तो 2 मोल्स, मास में बात कर रहे हैं तो एक कॉपर के जो 1 मोल है उसका मास कितना होता है? 63.5। उसको आप क्या कर सकते हो? डबल कर सकते हो, तो आपका इजीली वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही वो आपको अगर बोल देते हैं कि हमने यहाँ पे 1 फैराडे चार्ज पास किया, बताओ कितना कॉपर बनेगा, तो आपने फिर से यही सोचना है कि अगर 2 फैराडे से 1 मोल बन रहा है तो वहां पे 1 फैराडे से कितना बनेगा? हाफ मोल। यानी यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा हाफ मोल, राइट। और अगर मुझे इसको मास में लिखना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 63.5 ग्राम्स डिवाइड बाई 2, तो इतना आपका आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई गेस आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर जैसा इलेक्ट्रोलिसिस
कुछ सिस्टम्स का और भी होता है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, या फिर आपको क्वेश्चन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, तो इनका जो इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। मतलब सवाल पानी का हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हो या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का हो, सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में सेम है। इनके इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक रिएक्शन सेम रहता है। हम यहाँ पे वाटर के रेफरेंस पे समझते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो विद नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये रिएक्शन आपने लिखा, वाटर विल गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड और आपको मिलेगा H2 एंड O2। इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हो तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब इस बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको एक चीज समझनी है, ये आप याद कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टोटल कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, दैट इज 4 फैराडे। सो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इस रिएक्शन में यूज हो रहा है। दैट मीन्स जब मैं 2 मोल्स वाटर के इलेक्ट्रोलाइज कर रही हूँ तो उस टाइम पे मुझे 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ रही है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी अमाउंट दिया है तो मैं यूनिटरी मेथड उसके बेस पे लगा सकती हूँ। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि अगर आपने इस सिस्टम में 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो आपको कितना गैसियस प्रोडक्ट मिला। लेट्स सपोज 2 मोल्स ऑफ वाटर है, मैंने उसमें 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ गैसेस। टोटल मुझे 3 मोल गैसेस मिल रही हैं, 2 मोल मिल रहा है H2 का और यहाँ पे 1 मोल मिल रहा है O2 का। सो टोटल 3 मोल गैसेस का मिल रहा है। अगर वो आपको गैसियस वॉल्यूम पूछें तो बेटा आप 3 मोल्स को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, 3 इंटू 22.4 लीटर्स एट STP, ये निकल जाएगा। अगर वो आपसे गैसियस मोल्स नहीं पूछ के गैस का वॉल्यूम पूछते हैं तो ये यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि आपने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की। अगर आपने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो बेटा गैसियस मोल्स कितने बनेंगे, ऑब्वियसली 3/2। जब मैं 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो मुझे 3 मोल गैस मिलता है। अगर मैं 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो मुझे हाफ मिलेगा, यानी 3/2 मोल्स ऑफ गैसेस मीन्स 1.5। तो अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम बताना है तो मैं वॉल्यूम भी बता सकती हूँ, यानी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर्स, या फिर आप इसको 3/2 लिख सकते हो। तो आपका 2 और 22.4 इजिली कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो आपको जब भी क्वेश्चन देंगे यूनिटरी मेथड के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ ये जो इलेक्ट्रोलिसिस में कितने आप फैराडे पास कर रहे हो ये ध्यान से याद रखना है। वाटर के केस में आप ये याद रख सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसके रिएक्शंस को ध्यान से देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे तो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी वहां पे यूज हो रही है, राइट। अगर वो क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया एंड आई एम यूजिंग 1 मोल वाटर, देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आई एम यूजिंग 1 मोल वाटर, तो वो पूछ सकते हैं कि बेटा इन दैट केस कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। तो आपने जो अपना रिएक्शन फोकस करना है वो आपने करना है इस पार्ट को, यानी इन दैट केस आपका जो मेन फोकस होगा वो इस पार्ट पे होगा। यूनिटरी मेथड इधर लगेगा कि अगर मेरे पास 2 मोल्स वाटर है तो मैं 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ, तो 1 मोल वाटर में कितना फैराडे यूज होगा, ऑब्वियसली 2 फैराडे यूज होगा, राइट। तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। द बेसिक थिंग इज रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। अगर कोई आयन का क्वेश्चन है तो वो तो आप इजीली उसके चार्ज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। रही बात वाटर के केस में, तो ये चीज आप इतनी सी याद रखो कि ये वाला जो वाटर का रिएक्शन है, ये वाटर का जिसमें हम 2 मोल वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एंड इसके प्रोपोर्शनल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब जो नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है ये स्टेटमेंट, इसको ध्यान से समझो। इसमें बोल रहे हैं कि 1 फैराडे डिपॉजिट्स और लिबरेट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस आपके पास है अगर आप उसमें 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं
तो वो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस बना के देगा। सो 1 फैराडे विल गिव यू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एंड अगर इक्विवेलेंट मास नहीं आपको पता है कैसे निकालते हैं तो वो भी बता देती हूँ। इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर से, जो कि यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे तो आयंस के लिए एन फैक्टर उनका चार्ज होता है। तो अगर मैं ये लाइन समझती हूँ 1 फैराडे डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दी सब्सटेंस, इसको देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले वाले सिस्टम पे ही वापस जा रही हूँ, सोडियम। अगर मैं सोडियम के सिस्टम से 1 फैराडे चार्ज पास कर रही हूँ तो मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलना चाहिए। तो देखो आपने यहाँ पे अगर 1 फैराडे चार्ज पास किया तो 1 फैराडे चार्ज पास करने से आपको मिला 23 ग्राम्स। तो अगर यहाँ से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो कितना होगा? गिवन मास 23 अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका? 23। क्यों? क्योंकि सोडियम पे जो चार्ज है वो 1 का है, यानी इसका अगर मैं एन फैक्टर देखूँ तो वो 1 है। अगर इसका एन फैक्टर 1 है तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज विच इज एन फैक्टर। सो 23 डिवाइड बाय 1 विच इज 23। तो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालती हूँ तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 1 फैराडे चार्ज से 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। ऐसे ही कैल्शियम के केस में देखो, अगर मैं कैल्शियम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 फैराडे चार्ज पास कर रही थी तो मुझे 1 मोल कैल्शियम मिल रहा था, यानी कि 40 ग्राम्स कैल्शियम मिल रहा था। अगर मैं इसको 1 फैराडे पास करती हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? 20 ग्राम। यानी कि अगर आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हो तो गिवन मास 20 डिवाइड बाय इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना हो जाएगा? 20। इक्विवेलेंट मास 20 कैसे आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे एन फैक्टर देख पा रहे हो, इसका 2 है क्योंकि कैल्शियम डाईवेलेंट होता है। तो एन फैक्टर अगर 2 है तो इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, यानी वैल्यू आ जाएगी 20 ग्राम्स। सो 20 उसका गिवन मास है जो बन रहा है और 20 उसका इक्विवेलेंट मास है, यानी एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए? 1। सो अगेन वो बात प्रूफ हो गई, 1 फैराडे चार्ज इज गिविंग यू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब यही चीज आप एल्यूमिनियम में भी करके देख सकते हो। एल्यूमिनियम के केस में देखो बेटा, जब आप इसमें 1 फैराडे चार्ज पास कर रहे थे तो आपको 9 ग्राम्स मिल रहा था, यानी अगर मैं इसका एन फैक्टर देखती हूँ तो ये 3 है, और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालती हूँ तो 27 डिवाइड बाय 3 यानी कि 9 ग्राम होगा। अब मैं अगर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करूँ तो वो कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास यानी कि 1। तो इजीली आप ये चीज समझ सकते हो, ये हर बार प्रूफ हो रही है कि 1 फैराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनाता है, ताकि अगर एग्जाम में कोई आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मतलब एग्जाम में अगर बहुत सीधा क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि मान लो आपके पास, चलो बहुत कॉपर हो गया, जिंक ले लेते हैं, जिंक +2 का सिस्टम है, राइट। आपको कोई क्वेश्चन में ये बोलता है, बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये रिएक्शन दिया है लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसमें 2.5 फैराडे चार्ज पास कर रही हूँ तो आपको बताना है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट जिंक डिपॉजिट होगा। तो क्वेश्चन में आपको ग्राम इक्विवेलेंट में आंसर करना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही बनेगा जितना फैराडे आपने पास किया है, यानी इस क्वेश्चन में विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हो कि आंसर है 2.5। सो 2.5 फैराडे विल गिव यू 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि क्वेश्चन में वो ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं तो आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा। मोल्स पूछेंगे तो आपको एन फैक्टर वगैरह देख के कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अगर वो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुरंत आंसर आएगा। रिएक्शन कुछ भी हो, जितना फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट देता है, तो अगर x फैराडे चार्ज पास हो रहा है तो हमें x ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो आपसे मास निकालने को बोलते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हो, फैराडे चार्ज पूछते हैं रिवर्स कैलकुलेट करके वो भी बता सकते हो यूनिटरी मेथड की हेल्प से, वाटर के केस में इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन पूछते हैं दैट यू कैन सॉल्व, राइट। सो आई होप this is clear to you. So we'll meet again in the next video. Do like the video if you have liked it. If you have really understood the concept, drop a comment also.